अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदने का इरादा हो तो जीएसटी लागू होने से पहले ही डील पक्की कर लेनी चाहिए। जीएसटी लागू होने के बाद महाराष्ट्र जैसे राज्यों में प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो सकता है। जीएसटी के तहत अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर 12% की दर लागू होगी, जबकि 5% स्टैंप ड्यूटी भरनी होगी। कुल मिलाकर टैक्स और स्टैंप ड्यूटी का खर्च 17% बैठेगा, जबकि अभी 5% की स्टैंप ड्यूटी के अलावा 1% वैट और 3.75% सर्विस टैक्स लागू है। यानी ग्राहकों की जेब से डील वैल्यू के 9.25% के बराबर रकम इसमें जाती है। ग्राहकों को डील वैल्यू के 1% के बराबर या 30,000 रुपए में से जो कम हो वो रकम भरनी पड़ती है। टैक्सेशन को जोड़ के करे तो एटलीस्ट अभी जो हिसाब से प्रोविजंस ऐसा लग रहा है फॉर प्लेसेस लाइक बॉम्बे जहाँ पे लैंड की कीमत कहीं ज़्यादा है, एक कस्टमर को शायद थोड़ा ज़्यादा सेल आउट करना पड़े। एक और चीज़ ध्यान रखनी, ये जो लॉ है ना इट इज़ यूनिवर्सल, पूरे भारत को लगता है। तो जहाँ पे लैंड की वैल्यू कम होगी अब बी सिटी और सी सिटी में, उस जगह पे ज़्यादा फ़ायदा होगा कस्टमर को कंपेयर टू प्लेसेस लाइक बॉम्बे जहाँ क्योंकि लैंड की वैल्यू ज़्यादा है, जो टैक्स बढ़ रहा है उतना कॉरेस्पॉन्डिंग बेनिफिट आज की डेट में नहीं दिख रहा है। प्रॉपर्टी खरीदार पर जीएसटी के बाद पड़ने वाले असर को कुछ इस तरह समझा जा सकता है। जैसे 75 लाख रुपए का फ्लैट हो और एरिया 2000 वर्ग फुट से कम हो तो इस पर 75,000 रुपए वैट, 2,81,250 रुपए सर्विस टैक्स लगता है। इसके अलावा 4.25 लाख रुपए स्टैंप ड्यूटी और 30,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस लगती है। कुल मिलाकर प्रॉपर्टी पर 7,61,250 रुपए का खर्च प्रॉपर्टी की वैल्यू के अलावा बैठता है, जबकि 1 जुलाई से 12% जीएसटी लगेगी, 5% स्टैंप ड्यूटी और 30,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन का खर्च अलग होगा। इस तरह 75 लाख रुपए के फ्लैट पर 9 लाख रुपए जीएसटी लगेगी। स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन का खर्च जोड़कर करीब 13 लाख रुपए से ज्यादा बैठेगा। दाम मतलब कॉस्ट, टैक्स कॉस्ट बढ़ेगा। प्रॉपर्टी प्राइसेस ये दो चीज है। प्रॉपर्टी प्राइस इज वन, अनदर इज द टैक्स कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्राइस। तो शायद मिड टू हाई लग्जरी सेगमेंट में शायद कुछ अपवर्ड टैक्स देना पड़ेगा, बट वो उसमें भी क्लैरिटी नहीं है क्योंकि एज आई सेड इनपुट टैक्स क्रेडिट और लैंड अबेटमेंट के ऊपर इट हिंजेस ऑन दैट कि उसमें क्या इम्पैक्ट आएगा, अल्टीमेटली नेट इम्पैक्ट क्या आएगा। बिल्डर भी कम ब्याज दर, प्रधानमंत्री आवास योजना में सब्सिडी और प्रॉपर्टी कीमतों में स्थिरता को एक बढ़िया मौका बताकर प्रोजेक्ट्स की मार्केटिंग कर रही हैं। यानी जीएसटी लागू होने से पहले अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के खरीदार इसका अच्छा फायदा ले सकते हैं। सिल्की सिंह, जी मीडिया, मुंबई। जी हाँ, अगर आप घर खरीदने का मन बना रहे हैं, कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा मौका है। जीएसटी लागू होने के बाद अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी जो है वो महंगी हो जाएगी क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर जुलाई से 12% की दर से जीएसटी लगेगा। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर 1% वैट और 4.25% सर्विस टैक्स लागू होता है, यानी कि सीधे सीधे आप पर टैक्स का बोझ पड़ेगा। ऐसे में अगर आप मन बना रहे हैं घर खरीदने का तो बेहतरीन मौका है आपके पास। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे आपका सबसे पहले तारुफ करा देते हैं। प्रवीण जैन साहब हैं हमारे साथ, जो कि नार्डेको के प्रेसिडेंट है, साथ ही साथ निशांत शाह है मेरे साथ, पार्टनर है इकोनॉमिक लॉज प्रैक्टिस के। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। प्रवीण, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्या आपको लगता है कि ये सही मौका है क्योंकि जीएसटी आने के बाद जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है उसके रेट में बढ़ोतरी होती दिख सकती है, तो ऐसे में अगर घर खरीदना चाहते हैं तो ये बेहतरीन मौका है? जी बिल्कुल, ये मुझे लगता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के अंदर 12% जीएसटी लग जाएगा 1 जुलाई के बाद, और अभी 4.5% सर्विस टैक्स और 1% वैट, वो स्टेट वाइज अलग अलग है, कहीं 1% है, कहीं 2% चार्ज करते हैं डेवलपर्स। तो अभी टोटल अगर देखा जाए तो काफ़ी करीब 6 से 7% का अगर बेनिफिट होगा अगर ग्राहक 1 जुलाई से पहले कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ के अंदर। और क्या आप मानते हैं निशांत, क्या आपको लगता है कि आने वाले 1 महीने में, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि 1 जुलाई से जीएसटी वो यहाँ पर लागू कर देगी, ऐसे में क्या इस 1 महीने में आप ये देखते हैं कि जो घरों की सेल है उसका नंबर ऊपर जा सकता है?
देखिए, ये जो जीएसटी लागू होगा उससे प्राइस ऊपर जाएगा। दो चीज़ उसमें देखनी है। एक, दे विल ऑल्सो गेट द बिल्डर्स को क्रेडिट भी मिलेगा, तो वो क्रेडिट के कारण थोड़ा रेट वो ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि उनका टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन उससे थोड़ा कम हो जाएगा। इसका इम्पैक्ट कितना होता है विल वेरी फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन। लाइक प्रीमियम जगह है जहाँ पे बॉम्बे जैसे सिटीज़ है जहाँ पे लैंड का वैल्यू प्रीटी हाई है, तो वो जो लैंड का वैल्यू हाई है उसके कारण इसका जो असर है वो इतना सिग्निफिकेंट शायद नहीं आएगा, थोड़ा नॉमिनल आएगा। एंड इसके लिए वो कितना ऊपर जा रहा है, कितना प्राइस बढ़ रहा है, कितना आ रहा है, वो लोकेशन टू लोकेशन वेरी होगा। इसलिए इतने लिमिटेड पीरियड में तो मुझे लगता नहीं है कि हम इतना सेल्स चेंज देखेंगे, स्पेशली जब हम घर जैसी चीज़ की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन निशांत, यहाँ पर ये भी समझना होगा, जिस इनपुट क्रेडिट की बात आप यहाँ पर कर रहे हैं वो कितना बिल्डर ग्राहक को पास ऑन करता है वो भी देखना होगा, क्योंकि हाउसिंग फॉर ऑल की एक तरफ बात हो रही है, एक तरफ हर किसी का अपना घर खरीदने का सपना भी है। ऐसे में अगर बिल्डर इनपुट क्रेडिट कॉस्ट को पास ऑन करता है, यानी कि कुछ फायदे वो ग्राहक को यहाँ पर देता है, बायर को देता है, तभी शायद कोई घर खरीदने का प्लान भी बनाएगा, क्योंकि सस्ते घर का सपना भी हर कोई देख रहा है। बिल्कुल। और इसमें दो चीज़ें फिर से आती है कि आज जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है उसमें अगर बिल्डर ने ऑलरेडी सीमेंट, ब्रिक्स, स्टील आदि चीज़ें हैं जो इफ़ दे हैव ऑलरेडी बॉट एंड हैव ऑलरेडी पुट इट इन द अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, उसके ऊपर जो टैक्स लगा है उसका क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा उसका एक थोड़ा अनसर्टेनिटी है। इनफैक्ट शायद अगर नहीं मिलेगा तो और भी एक्स्ट्रा कॉस्ट होने वाला है बिल्डर को, क्योंकि वो ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, और जो सेल करेंगे उसके ऊपर जीएसटी लगने वाला है। बिल्डर को जो प्योर क्रेडिट मिलने वाला है वो प्योर ग्राउंड लेवल से प्रॉपर्टी, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी ब्रांड न्यू स्टार्ट हो रही है उसमें ये बेनिफिट ज़्यादा हो सकता है। So therefore ये भी एक डिफरेंस देखना पड़ेगा, and therefore the question remains that whether how much the builder will pass on to the consumer and how will that calculation come across will have to be seen. निशांत, आप एक बार दोबारा से समझाएंगे, जैसा कि आप कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर कोई न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है तो वो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा चीपर पड़ेगा किसी भी बायर को? नहीं, मैं ये बता रहा हूँ दैट जो परचेज प्राइस है, टोटल प्राइस के ऊपर 12% जीएसटी लग रहा है, उसके कारण प्राइस तो बढ़ना है। परंतु जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, बिल्डर को अभी क्रेडिट मिलेगा जो इनपुट्स यूज़ कर रहे हैं, जो आज के टैक्स लॉ के अंडर नहीं मिल रहा था। तो उसके कारण बिल्डर अपने टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन लोअर होने के कारण प्राइसेस थोड़ा ड्रॉप कर सकते हैं, जिसके ऊपर 12% लग जाएगा तो वापस ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाएगा कंज्यूमर के लिए। बट देर इज़ अ रिलीफ इन द एडिशनल 12% विच कैन अराइज। पर लेकिन इसमें इतना दिखना है कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, एक जो प्रॉपर्टी है जो फ्रेश कंस्ट्रक्शन शुरू होगा जीएसटी के दायरे में। तो जो फ्रेश कंस्ट्रक्शन शुरू होगा उसमें जो भी सीमेंट, स्टील खरीद रहे हैं उसके ऊपर उन्हें जो क्रेडिट मिलेगा वो क्रेडिट का वो बेनिफिट पास ऑन कर सकते हैं। पर जो आज अंडर कंस्ट्रक्शन है उसमें स्टील, सीमेंट उन्होंने ऑलरेडी प्रोक्योर कर चुके हैं, जिसके ऊपर आज का एक्साइज है, वीएटी है, वो सब पे कर चुके हैं। उसका क्रेडिट कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, उसका क्रेडिट नहीं मिलने के चांसेस है, एंड देयरफॉर एक इसके टैक्स लग चुका है प्लस 12% जीएसटी लगना है जीएसटी के नीचे। मेरे साथ अमित गोयनका जुड़ गए हैं, एमडी और सीईओ हैं निफ्को रियल एस्टेट एक्सपर्ट है वो यहाँ पर। अमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। हम यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि क्या ये सही समय है जीएसटी से पहले किसी भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को खरीदने का? आपकी राय है इस पर? देखिए, जीएसटी का जो भार है वो तो आपने अभी बताया ही है कि जिसके वजह से 6 से 7% तक का जो भार है वो बढ़ेगा बायर पे। तो इसके लिए कई लोगों की यही मंशा होगी कि ये भार न लेकर आज का जो प्रिवेलिंग बेनिफिट है, आज का जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें घर ले लिया जाए। मगर इसका माइग्रेशन नॉर्म्स अभी भी क्लियर नहीं है, क्योंकि जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन में कलेक्ट किया जाता है। तो अगर आज आपने 1 जुलाई से पहले घर लिया है और आपने पुराने रेजीम के अंडर आप टैक्स भर रहे हैं और 1 जुलाई से आपका जब रेजीम चेंज होगा तो क्या आपको डिफरेंशियल अमाउंट भरना होगा, ये अभी तक बात एक तो साफ नहीं है। क्योंकि हमने देखा है कि सर्विस टैक्स भी जब लागू किया गया तो इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया गया था।
तो क्या जीएसटी भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होगा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में, ये देखना अभी भी हमको बाकी है। दूसरी बात ये है कि अफोर्डेबल हाउसिंग को इस वित्त मंत्री ने पूरा सर्विस टैक्स का एग्जेम्पशन दिया था पिछले बजट में, और क्या ये एग्जेम्पशन अब जीएसटी में भी लागू होगा, इस बात का भी खुलासा नहीं हो पाया है। क्योंकि अगर नहीं होता तो सडनली अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जो इतना हमने मांग करके इसको एग्जेम्प्ट कराया था, वो एग्जेम्पशन अभी भी क्लियर नहीं हो पाया है। दूसरी तीसरी बात यह है कि जो सर्विस टैक्स का कंपोनेंट था वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट पर लागू किया जाता था। जैसे महाराष्ट्र में ये माना जाता था कि 25 से 30% जो आपका आउटपुट कॉस्ट है या आपका जो बेचने का प्राइस है वो आपका इनपुट कॉस्ट है, और इसके लिए उस पर 15% आप लागू करके तकरीबन 3.25 से 4.25-4.5% का सर्विस टैक्स आता था। अब अगर पूरे के पूरे आउटपुट पे अगर सर्विस टैक्स या गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू होता है, इसका मतलब आप लैंड के ऊपर भी, आप प्रॉफिट पर भी, और सारे के सारे आप जो प्रॉफिट्स और कॉस्ट और बाकी कंपोनेंट्स हैं उस पर भी आप टैक्स लागू कर रहे हैं, जिसका आपको इनपुट क्रेडिट सब पर नहीं मिल सकता। तो हो सकता है आपका जो एक्चुअल इनपुट कॉस्ट है वो 4% है, आपका जो कलेक्शन प्राइस है वो 12% है, मतलब इन इफेक्ट आपको 8% ज़्यादा देना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू में जा रहा है, जो आज तक उनको नहीं मिल रहा था। तो ये बेनिफिट किस तरीके से उनको प्राप्त होगा बायर्स को, इसका भी खुलासा करना होगा, स्पेशली अफोर्डेबल और LIG MIG सेगमेंट के लिए, जहां पे ऑलरेडी प्राइस के ऊपर प्रेशर बना हुआ है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही। प्रवीण, आप इस पर कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? क्योंकि एक तरफ सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करती है, हाउसिंग फॉर ऑल की बात करती है, और जैसा कि यहाँ पर अमित ने भी कहा कि हमने किस तरह से टैक्सेस को कम रखा था अफोर्डेबल हाउसिंग की रेंज में, और अब GST आने के बाद क्या एक्चुअली अफोर्डेबल हाउसिंग पर भी उसी तरह का टैक्स लगेगा या फिर उसे भी बढ़ा दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और साथ ही साथ इनपुट क्रेडिट का फायदा यहाँ कस्टमर को कैसे पास ऑन किया जाएगा, या एक्चुअली में जो बिल्डर है उसे इसका फायदा मिलेगा कि नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, जैसे अभी अमित ने कहा कि अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए तो अभी कुछ दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा था एक इंटरव्यू में कि अफोर्डेबल में जो सर्विस टैक्स का बेनिफिट एंड यूज़र को मिलेगा, बट वो कैसे मिलेगा ये पॉलिसी भी क्लियर नहीं है। अभी एक ही स्लैब है सिर्फ 12% का रियल एस्टेट के लिए, और आने वाले टाइम में हो सकता है, उम्मीद है कि शायद कुछ कम करेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। और अगर मिड सेगमेंट की बात करें, या जैसे अभी निशांत ने बताया कि जो नई प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट होने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें ज़्यादा फर्क नहीं आएगा मुझे लगता है। 12% जैसे टोटल मिला के करीब जो टैक्सेस लगते हैं, सर्विस टैक्स ले लें या वैट ले लें या जो एक्साइज ड्यूटी है, वो सब मिला के करीब 10.5% के आसपास लगता है। तो जो मिड सेगमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो करीब 4,000-5,000 रुपये स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टीज़ हैं, उस पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। मगर मुंबई में जहाँ 30,000, 40,000, 50,000 रुपये फुट की प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें बहुत दिक्कत है लोगों को, क्योंकि जो प्रीमियम हाउसिंग है या जो महंगे प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो वो 4,000 रुपये 3,000 रुपये है, बाकी सब लैंड कॉस्ट है। लैंड कॉस्ट के अंदर 12% जो जुड़ने से या तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी इंक्लूड हो जाए या लैंड का अबेटमेंट मिले, ये दोनों चीज़ों को कुछ होना चाहिए मुझे लगता है। अमित, ये भी समझना चाहूंगी आपसे कि व्हाट एग्जैक्टली विल बी एन अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, कितना एक बिल्डिंग का ढांचा बना हो, या यूं कहे कि कितनी उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरी हो चुकी हो, उसके बाद वो अंडर कंस्ट्रक्शन कहलाएगी? देखिए, जब से आप सेल शुरू करते हैं, हाँ, और जब तक आपको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट या बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट या पूर्ण होने का सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त होता, उसको अंडर कंस्ट्रक्शन ही माना जाता है। तो हो सकता है आपकी बिल्डिंग पूरी तरीके से बन गई हो, ये भी हो सकता है कि आपने पोजेशन देने शुरू कर दिए हो, मगर क्योंकि आपको सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त हुआ है तो उस पर भी सर्विस टैक्स और GST लागू होगा, जो आज भी वही नियम है। तो जो टैक्स का नियम है वो चेंज नहीं हो रहा, डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही। आज भी जो नियम है कि जब तक आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं ले लेते, आपको अंडर कंस्ट्रक्शन ही माना जाएगा। और ये सब बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि आज की तारीख में कई सारी ऐसी बिल्डिंगें बन रही हैं जो रेडी हैं, मगर उनको पोजेशन या कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है, उनको समय लग रहा है कई सारी अड़चनों की वजह से। तो उन पर भी ये भार आएगा, और एग्जिस्टिंग बायर्स हैं, एग्जिस्टिंग ऑक्यूपायर्स हैं, उन पर भी ये भार आएगा। सो यू थिंक कि किसी तरह का डिस्काउंट यहाँ पर बिल्डर दे सकते हैं ग्राहकों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंट्री सोल्ड ऑफ हो सके? देखिए, दो तरीके के सिस्टम्स थे GST में, एक तो इनपुट क्रेडिट बेस्ड था या एक सबवेंशन सिस्टम था। अब जैसे महाराष्ट्र में भी वही था, वेस्ट बंगाल में वही था, तमिलनाडु कर्नाटका में वही था।
जहाँ पे आप चुनाव कर सकते थे कि आपको इनपुट क्रेडिट सर्विस टैक्स में लेना है या आपको सबवेंशन स्कीम के तहत आपको एक डिस्काउंटेड प्राइस में आपको कस्टमर को बेचना है। जहाँ पे इनपुट क्रेडिट लिया जा रहा था वहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट मेथड था कि जहाँ पे आप एक कॉन्ट्रैक्टिंग अग्रीमेंट करते थे बायर के साथ और दूसरा आप एक लैंड अग्रीमेंट या प्रोपोर्शनेट ऑफ लैंड अग्रीमेंट करते थे, और आप जो कॉन्ट्रैक्टिंग अग्रीमेंट करते थे उसके ऊपर सिर्फ आपको टैक्स भरना होता था, उसके सामने आप इनपुट क्रेडिट लेते थे। मगर कॉम्पोजिट स्कीम जैसे महाराष्ट्र में है वहाँ पे आप इस चीज़ में आप फ़र्क नहीं कर रहे थे कि कौन सा लैंड है, कौन सा कंस्ट्रक्शन है और कौन सा प्रॉफिट है, और वो आसान भी था अकाउंटिंग करने के लिए। तो मेरे हिसाब से एक तो 70-80% जो डेवलपर्स हैं उनके पास इतना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम नहीं है कि वो पूरा का पूरा इनपुट क्रेडिट और आउटपुट क्रेडिट को मैच कर पाएँ, तो उसमें लीकेजेस होने के चांसेस काफ़ी सारे हैं। दूसरी बात ये है कि ये अनिवार्य है, आई थिंक इट्स इम्पेरेटिव कि जो भी बेनिफिट मिल रहा है जो आज तक नहीं ले पा रहे थे इनपुट क्रेडिट का, तो वो आप बायर को पास करें, क्योंकि अगर बायर को पास नहीं होगा तो अब 7-8-10% कॉस्ट बढ़ने से बायर की जो डिमांड है वो वैसे भी गिर जाएगी। बिल्कुल। आज प्राइसिंग प्रेशर में है, पूरे देश भर में प्राइसिंग प्रेशर पे, तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप एक तो ये कंपोनेंट को समझें, दूसरा इनपुट क्रेडिट को पूरी तरीके से लें, तीसरी बात यह है कि काफ़ी सारा रॉ मटेरियल जो है वो इनपुट क्रेडिट के बिना आ रहा था। एक जो मसला है जो वित्त मंत्री ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने भी क्लियर किया है कि अब सारा का सारा जो है वो वाइट में होगा, सारा बिलिंग बेस्ड होगा, हर जगह वैट और सर्विस टैक्स इनपुट को आपको दिखाना होगा। कई तरीके से रेत आ रहा था, सीमेंट आ रहा था, इनपुट लेबर मटेरियल, लेबर कंपोनेंट आ रहा था जिसमें वो टैक्स का कंपोनेंट नहीं जुड़ रहा था, अब आपको जोड़ना होगा और उसका इनपुट क्रेडिट लेके आपको उसका बेनिफिट जो है वो कस्टमर को पास ऑन करना होगा। तो ये सारा का सारा जो चेंज है वो काफ़ी बड़े मायने में होगा और जिसका बेनिफिट कस्टमर को जाना ही होगा, जिसके बिना वरना पूरी की पूरी जो सेल्स है, जो आउटपुट है वो काफ़ी हद तक और थम जाएगी।